हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। देवरिया कोचिंग क्लासेस की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप अविनाश सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनको, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इस तरीके से हम समझेंगे ताकि ये हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में बैठ जाए ऐसे कि वो हमेशा हमें याद रहे। तो इसके लिए हमने ऑल द 25 इडियम्स को इस तरीके से पीपीटी में तैयार किया है ताकि माइंड मैपिंग के थ्रू ये आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या 25 इडियम्स हैं जो हमें समझने चाहिए। सबसे पहला इडियम हमारे पास है आइसिंग ऑन द केक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा ये मुहावरा, ये इडियम हम तब यूज करते हैं जब एक चीज के साथ साथ अन्य भी अच्छी चीजें हो जाएं साइमल्टेनियसली, या फिर एक के बाद दूसरी अच्छी चीजें हो जाएं। हमारा अगला इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है रुक रुक कर या फिर इरेग्युलर इंटरवल पे। एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, एग्जांपल लिखेंगे, इसका मीनिंग होगा इरेग्युलर यानी रुक रुक कर। इसको मैं हिंदी में बोलूंगा, एग्जाम्पल होगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इज गोइंग ऑन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने माइंड मैपिंग का तरीका अपनाते हुए लगाया है कि इस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक रुक कर हो रहा है, रेगुलर नहीं हो रहा है, बड़े आराम से रुक रुक कर। आज हुआ 10 दिन गायब, 2 दिन गायब, 5 दिन गायब, कोई नियम नहीं है। यानी कि फिट्स एंड स्टार्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इज गोइंग ऑन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इस तरीके से हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट इडियम का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल हम तब यूज करते हैं जब हमें ये कहना होता है कि कोई चीज किसी चीज से ऐसे जुड़ी है कि उसको अलग नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, तो इसलिए कहेंगे पार्ट एंड पार्सल यानी इनएविटेबल पार्ट। एग्जाम्पल लिखेंगे जॉय एंड सारो यानी सुख और दुख आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जीवन के अंग हैं। किसी का भी जीवन सुख और दुख से परे नहीं रह सकता, सुख दुख आते ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं जॉय एंड सारो आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ओके, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इन द पिक्चर आप देख सकते हैं एक तरफ ये सौरो में है, दूसरी तरफ ये जॉय में है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला हमारा इडियम है टू बेल द कैट यानी खतरे में आगे होना, लीडर बनना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसका मतलब होता है टू लीड इन डेंजर यानी खतरे में अगुआ होना, आगे होना। यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, एक कहावत आपने सुनी होगी। तो एग्जाम्पल इसका ऑल आर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक, सभी लोग जो है हड़ताल के मूड में है, फेवर में है, बट सभी लोग हड़ताल के मूड में है, बट नन इज रेडी टू बेल द कैट, लेकिन कोई भी आगे जाने के लिए, लीड करने के लिए हड़ताल को तैयार नहीं है। तो हम कह सकते हैं टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इडियम है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी मीनिंग होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर प्रायोरिटी। तो हमारा अगला इडियम है मोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी यानी सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य। एग्जांपल हम देखेंगे, टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स। यानी कि अधिकतर नौजवानों का, अधिकतर नवयुवक और नवयुवतियों का क्या है, गवर्नमेंट जॉब पाना उनकी सर्व प्रमुख प्राथमिकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आगे बढ़ेंगे, अगला इडियम देखेंगे क्या कहता है, बीट ब्लू एंड ब्लैक यानी कि मार मार के क्या करना, ऐसे मारना कि पूरे शरीर पे निशान आ जाए, नीले पीले काले निशान आ जाए। एग्जांपल देखिएगा, मीनिंग टू बीट काजिंग सो मच ब्रूइजेस यानी कि ढेर सारे स्कार्स, ढेर सारे चोट के निशान काज कर देना किसी की बॉडी पे, इस तरीके से किसी को पीटना, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। जब हम किसी चीज को इमेज के थ्रू, किसी घटना से जोड़ के देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस वर्ड को सुनते ही एक इमेज आती है, या फिर उस इमेज के आते ही वो वर्ड रिलेटेड हमारे दिमाग में आ जाता है। इसलिए मैंने ये साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाया है ताकि इमेज देख के आपको क्या हो सके, तैयार हो सके। एग्जांपल आप देखेंगे, द रॉबर्स बीट द ओल्ड मैन यानी लुटेरों ने बूढ़े आदमी को ब्लू एंड ब्लैक ऐसे पीटा कि उनके पूरे शरीर पर क्या हो गया, यानी कि उनकी बॉडी पे चोट के निशान आ गए, नीले पीले वो हो गए, कहने का मतलब है। अगला इडियम देखेंगे, एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है आखिरी समय पे। फ्रेंड्स, हम सबको लगभग हम में से मेजोरिटी
को ये आदत होती है कि किसी काम के लिए लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, चाहे किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करना हो, चाहे अपनी पढ़ाई तैयार करनी हो, और सबसे ज़्यादा तो लास्ट टाइम पे जब एग्जाम का डेट आता है तब जाके हम पढ़ाई शुरू करते हैं, जबकि साल भर हम पढ़ाई नहीं करते हैं। अपने पूरे एग्जाम के टाइम से पहले हम पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट टाइम पे हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एट द 11th आवर, यानी कि इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, यानी आखिरी टाइम पर। आखिरी टाइम पे क्या होगा देख सकते हैं आप, इतने सारे सिलेबस हैं, याद करने के लिए एग्जाम आ गया है, लेकिन नाउ सी इज इन कंफ्यूजन कि क्या पढ़ें क्या छोड़े, क्योंकि पूरा का पूरा टाइम एग्जाम से पहले का तो गवा दिया। तो कह सकते हैं एग्जाम्पल देखेंगे, यू कैन नॉट एंश्योर सक्सेस इफ यू स्टार्ट प्रिपरेशन एट द 11th आवर, यानी कि आप सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकते अगर आखिरी टाइम पे, आखिरी समय पर क्या करते हैं आप अपने तैयारी स्टार्ट करते हैं। वो सफलता सिर्फ पढ़ाई में नहीं, किसी भी चीज में हो सकती है, तो इसलिए आखिरी टाइम का इंतजार ना करें, एट द 11th आवर। बढ़ते हैं आगे अगली इडियम की तरफ, दैट इज एट 6s and 7s, यानी कि बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त कह सकते हैं इसको, अस्त व्यस्त या बिखरा हुआ। एग्जाम मीनिंग देखेंगे इन डिसऑर्डर, यानी या स्कैटर्ड या फिर बिखरा हुआ। एग्जाम्पल देखेंगे, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे किताबें लाइब्रेरी में बिखरी हुई हैं, मैंने एग्जाम्पल भी वही लिया है। एग्जाम्पल है द बुक इज इन माई लाइब्रेरी आर एट 6s and 7s, यानी मेरी लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो बिखरी हुई हैं, एट 6s and 7s हैं, बिखरी हुई हैं। आप इमेज देख सकते हैं और आप इन चीजों को कम, ये वीडियो अगला इडियम लेंगे हम, दैट इज टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी डालना। आपने सुना होगा ये कहावत, इसका मतलब होगा आग में घी डालना। इसको हम यूज करेंगे, आप देख सकते हैं कि द टीचर टू मेक द मैटर वर्स, यानी किसी घटना को और ज्यादा बुरा बना देना, एक सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना देना, आग में घी डालना। एग्जाम्पल, द टीचर वॉज ऑलरेडी एंग्री, शिक्षक पहले से ही नाराज था। द नॉन कंप्लीशन ऑफ माई होमवर्क एडेड फ्यूल टू फायर, और ऊपर से मैं होमवर्क करके नहीं गया जिससे आग में घी डालने का काम हो गया, मतलब मेरे टीचर ने मुझे देखो कैसे पीटा है। तो किसी बुरी चीज को, यानी किसी बैड सिचुएशन को कुछ ऐसा करके और ज्यादा उसको वर्स कर देना, और ज्यादा बुरा कर देना, दैट इज कॉल्ड टू ऐड फ्यूल टू फायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, फ्रेज है, जो हमारे एग्जाम्स में आता रहता है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जिन्हें कोई एग्जाम देना, उन लोगों को भी जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उन लोगों को भी ये देख के याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो कभी खाली जाएगा नहीं। अगला इडियम देखेंगे हम, दैट इज ब्रेड एंड बटर। अगला इडियम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी, या फिर कोई ऐसा काम जो व्यक्ति को जीने के लिए क्या करता है, इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है, उसको हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर, यानी जीविका या फिर रोजी रोटी। एग्जांपल देखेंगे, लाइवलीहुड, यानी मतलब होता है रोजी रोटी, कोई भी काम जिससे पैसे आते हैं ताकि घर चलता है, हमारे परिवार का हमारा पेट पलता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस के दौरान इट वॉज टू डिफिकल्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर, यानी कि रोजी रोटी कमाना बड़ा आसान था। आप सबको कोरोना वाली स्थिति याद है, जब लोगों के पास काम नहीं था, द रिसेशन वॉज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, लोगों के पास काम नहीं था तो खाने के लिए भी मुश्किल से हो पाता था। वंस ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है किसी की रोजी रोटी। जॉब और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स मनी टू लिव, यानी कि जॉब या एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी नौकरी जो आपको क्या करती है, क्या देती है, पैसे देती है ताकि आपका पेट पल सके, आपके परिवार का पेट पल सके, तो हम कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर, यानी रोजी रोटी। ठीक है, अगला एग्जांपल होगा कैट एंड डॉग लाइफ, यानी कि वेरी डिफिकल्ट लाइफ, झगड़े से भरा हुआ जीवन। एग्जांपल, आजकल के अधिकतर कपल्स की लाइफ ऐसी होती है, चाहे वो प्रेमी जन हो या फिर पति पत्नी हो, अधिकतर प्रेमी जनों की या फिर पति पत्नी की लाइफ ऐसी हो गई है क्योंकि कोई किसी को स्पेस नहीं देना चाहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी लड़की अपने पति के कान पकड़ के मारने की तैयारी में है, सी इज ट्राइंग टू असॉल्ट। राजवीर अल्टीमेटली गॉट टायर्ड ऑफ हिज कैट एंड डॉग लाइफ, राजवीर आखिर में अपने कैट एंड डॉग लाइफ से क्या हो गया, तंग आ गया, एंड कमिटेड सुसाइड, और उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ये हमारा कैट एंड डॉग लाइफ मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट लाइफ है, झगड़ों से भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ जीवन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा इडियम है वंस एंड फॉर ऑल, यानी कि फाइनली, हमेशा के लिए, यानी फाइनली, आखिर में। तो मीनिंग होगा फाइनली। आई लेफ्ट वाइन वंस एंड फॉर ऑल, यानी मैंने हमेशा के लिए आखिर में शराब छोड़ दिया। वंस एंड फॉर ऑल मतलब होता है फाइनली, यानी आखिर मैंने शराब छोड़ दिया। तो हमारा अगला इडियम है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड, यानी कि मौत की सजा। एग्जाम्पल देखेंगे, डेथ पनिशमेंट, इसका मीनिंग है द कल्प्रिट ऑफ निर्भया केस वर सेंटेंस्ड विद कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि निर्भया रेप केस जो दिल्ली वाला आपको याद होगा, उसमें अपराधियों को, दोषियों को क्या दिया गया, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, फांसी की सजा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं
अगला हमारा है डच करेज, नशे का जोश यानी नशे का उत्साह। एग्जाम्पल देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, एंथुजियाज्म वन फील्स ड्यूरिंग अंडर इंटॉक्सिकेशन, यानी कि नशे के दौरान जो व्यक्ति को जो जोश फील होता है, जो डर हमारा कम हो जाता है वगैरह वगैरह। ये तो जो वाइन पीते हैं, जो नशा करते हैं, उनको पता होगा कैसा वो फील करते हैं, लेकिन एक डर और नर्वसनेस जो होता है वो खत्म हो जाता है, मैंने जहां तक सुना है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, वी लॉस आवर थिंकिंग कैपेबिलिटी इन इंटॉक्सिकेशन, यानी कि नशे के दौरान जब हम नशे में होते हैं तो हम अपने सोचने की समझने की क्षमता को खो देते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ डच करेज, यानी नशे का जोश या नशे का उत्साह, नशे वाली जो स्थिति होती है। अगला इडियम लेंगे हम कॉल नेम्स, अगेन वी हैव द सेम इमेज, गाली देना। कॉल नेम्स का मतलब होता है गालियां देना। अब इसको यूज करना बड़ा आसान है। इसका मीन्स क्या होगा, टू अब्यूज, यानी गाली देना, बुरा भला कहना किसी को। एग्जाम्पल लिखेंगे, माई वाइफ वॉज रियल विलेन, मेरी वाइफ एक रियल सच्ची विलेन थी। में खराब व्यक्ति को विलेन बोला जाता है, फिल्मों में जैसे हीरो और विलेन होता है वैसे विलेन नहीं, खराब व्यक्ति। सी नॉट ओनली कॉल्ड मी नेम्स, वो मुझे सिर्फ गालियां ही नहीं देती थी, बट ऑल्सो बीट मी, लेकिन बल्कि मुझे पीटती भी थी। तो देखो, एक तो सोने पे सुहागा, मतलब सोने पे सुहागा का उल्टा क्या होगा, एक बुरी चीज के बाद दूसरी और भी बुरी चीज। एक तो गाली देती थी, ऊपर से पीटती भी थी, तो कह सकते हैं कॉल नेम्स यानी गालियां देना। अगला एग्जाम्पल होगा हमारे पास इडियम, दैट इज वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है वेरी प्रॉस्पेरस। नाउ यू कैन सी इन द इमेज, अ पर्सन इज मूविंग अहेड एंड द मनी इज फॉलोइंग हिम, यानी पैसे वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, प्रॉस्पेरस उन्नतिवान व्यक्ति। एग्जाम्पल देखेंगे रिच एंड प्रॉस्पेरस, इसका मीनिंग हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, महात्मा गांधी वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। महात्मा गांधी एक बहुत ही धनवान परिवार से थे। अगर धनवान परिवार से नहीं होते तो उस टाइम पे हाउ कुड ही अफोर्ड गोइंग टू इंग्लैंड एंड टेक द लॉ डिग्री। आप देख सकते हैं, अगर धनवान नहीं होते तो वो लॉ डिग्री उस टाइम पे इंग्लैंड जाके कैसे ले पाते। आप देखिए सर, he could afford law education in England। वो इतने ज्यादा पैसे वाले थे कि उस टाइम पे जिसमें लोगों के पास ठीक से खाने के लिए नहीं हुआ करता था, वो इंग्लैंड जाके उन्होंने क्या की, लॉ की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री ली उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए कैसे वेल टू डू का मतलब होता है प्रॉस्पेरस। ठीक है, अगला इडियम हमारा, चलिए अगला इडियम है हमारा पॉइजन वंस ईयर, यानी कि किसी के कान भरना, किसी को किसी के खिलाफ भड़काना। मीनिंग देखेंगे, टू इंस्टिगेट समबडी अगेंस्ट समबडी, किसी को किसी के खिलाफ भड़काना, उल्टा सीधा बोल के, झूठ झूठ बोल के क्या करना, किसी के खिलाफ किसी को भड़का देना। हमारा एग्जाम्पल होगा, मंथरा पॉइजन कैकेयी's ईयर अगेंस्ट राम। मंथरा ने कैकेयी के कान भरे राम के खिलाफ। ठीक है, तभी तो राम जी को वनवास हुआ था। तो ये हमारा है पॉइजन वंस ईयर, यानी किसी के कान में जहर भरना, मतलब बुराई करना किसी के खिलाफ। अगला हमारे इडियम में गुड फॉर नथिंग, यानी कि गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बिल्कुल बेकार, बिल्कुल यूजलेस। एग्जांपल देखिए, इसका मीनिंग होगा यूजलेस। आई कुड नॉट गेट एनी जॉब टिल 38 ऑफ ईयर्स, यानी 38 साल की उम्र तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। सो माई पेरेंट्स टुक मी टू बी गुड फॉर नथिंग, इसलिए मेरे माता पिता मुझे बिल्कुल यूजलेस समझते थे, बेकार समझते थे। तो ये हमारा, ये भी एग्जाम्पल हो गया गुड फॉर नथिंग। हम अक्सर आप लोगों को अक्सर एक हाई सोफिस्टिकेटेड फैमिली में, हाई सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में इस फ्रेज का इडियम का यूज करते हुए आप सुनेंगे। इसका मतलब होता है यूजलेस, बेकार, किसी काम का नहीं। अगला इडियम होता है वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है, वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके उत्साह पे पानी फेर दे, मतलब आपके उत्साह को ठंडा कर दे अपनी किसी एक्टिविटी से, अपनी किसी बात से। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, which spoils enthusiasm, जो उत्साह को ठंडा कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, द चिल्ड्रन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कोई तारीफ कर रहा है कि तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन कुछ जगहों पे तुमने गड़बड़ी कर दी। अब आप बड़े ज्यादा खुश हो रहे हो कि तुमने बड़ा अच्छा गाया, कोई आपसे बोल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहता है कि कुछ जगहों पे तुमने गड़बड़ी कर दी। तो वो जो कुछ जगहों पे तुमने गड़बड़ी कर दी, ये लाइन है, दैट इज वेट ब्लैंकेट। उससे क्या हो गया, आपका उत्साह ठंडा हो गया। एक तरफ आप खुश हो रहे थे, बट एज सुन एज यू गॉट द मिस पॉइंट्स, जो बुरी चीजें थी आपको बताई गई बाय द सेम पर्सन हु वाज अप्रिशिएटिंग यू, तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए वेट ब्लैंकेट का काम करेगा। वो उत्साह, वो खुशी अचानक जो आपकी तारीफ सुन के आपको मिली है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए दैट इज कॉल्ड वेट ब्लैंकेट। एग्जाम्पल अगर चिल्ड्रन वर एंजॉइंग बट द सडन न्यूज ऑफ देयर फादर्स डेथ प्रूव टू बी अ वेट ब्लैंकेट। लड़के जो बहुत एंजॉय कर रहे थे और अचानक उनके पिता के मरने की खबर आई, जिससे उस खबर ने उनके लिए वेट ब्लैंकेट का काम कर दिया, यानी कि उनका एंजॉयमेंट क्या हो गया, ठंडा पड़ गया, वे दुखी हो गए। तो दैट इज कॉल्ड वेट ब्लैंकेट। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी घटना जिसकी उपस्थिति से या फिर
जिस घटना के होने से क्या हो जाता है, आपका उत्साह जो पर्टिकुलर टाइम पे है वो खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेट ब्लैंकेट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल होगा हमारा इन हॉट वाटर आफ्टर आई लॉस्ट माई। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि परेशानी में, मैंने मीनिंग नहीं लिखा है यहाँ पे, परेशानी में। आफ्टर आई लॉस्ट माई पर्स आई फाउंड माई सेल्फ इन हॉट वाटर, यानी कि मेरे अपने पर्स खो देने के बाद मैं अपने आप को परेशानी में पाया, मैंने अपने आप को परेशानी में पाया। यू कैन सी द इमेज। आपके पास पैसे नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है एक तरह से। किसी ने कहा है कि अगर पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है, तो आज का जो सिनेरियो है उस टाइम पे पैसा एक तरह से हम कह सकते हैं कि सब कुछ है, ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो मेरे पर्स खोने के बाद मैंने अपने आप को हॉट वाटर में पाया, यानी परेशानी में पाया। अगला इडियम है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का सिंपल मतलब होता है, स्पेशली ये यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है इधर उधर। एग्जाम्पल लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, टीचर की अनुपस्थिति में स्टूडेंट्स वर मूविंग टू एंड फ्रो, बच्चे यानी छात्र क्या कर रहे थे, छात्र छात्राएं इधर उधर घूम रहे थे, स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे। तो ऐसा सारे क्लासेस में, सारे स्कूल्स में लगभग होता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा शरीफ नहीं होते हैं स्टूडेंट होने के टाइम पे। अगला इडियम है टूथ एंड नेल, मतलब होता है ब्रूटली, क्रूरता पूर्वक। एग्जाम्पल लिखेंगे, द टीचर वॉज बीटिंग द स्टूडेंट्स ब्रूटली, यानी टीचर स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल होगा हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विथ फुल पोटेंशियल, यानी पूरी शक्ति के साथ, पूरे दिल और पूरे लगन के साथ। एग्जाम्पल लिखिए, योर एग्जाम्स आर क्लोज सो यू शुड स्टडी हार्ट एंड सोल। तुम्हारे एग्जाम बहुत नजदीक हैं, इसलिए तुम्हें हार्ट एंड सोल यानी कि तुम्हें बहुत मन से, बड़े लगन से, पूरी पोटेंशियल, पूरी क्षमता लगा के क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल, यानी पूरे मन से पढ़ाई करिए। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है डियर वेरी एक्सपेंसिव। कुछ चीजें होती है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उनका उतना ज्यादा महत्व नहीं होता, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, रिच पीपल वेस्ट देयर मनी ओवर व्हाइट एलिफेंट्स, यानी कि धनवान लोग अपने मनी किस पे खर्च करते हैं, अपना मनी किस पे बर्बाद करते हैं, व्हाइट एलिफेंट यानी कि ऐसी चीजों पे खर्च करते हैं जो बहुत ज्यादा महंगी तो होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, वियर एंड टीयर का मतलब होता है वेरी ओल्ड ड्यू टू कांस्टेंट यूज, यानी कोई भी चीज जो लगातार यूज करने के कारण, लंबे समय से यूज में रहने के कारण वो थोड़ी पुरानी हो गई, थोड़ी घुस गई, थोड़ी घिस गई है, थोड़ी पुरानी हो गई है। एग्जाम्पल देखेंगे आप यहाँ पे, द चेयर्स इन द टेम्पल आर वियर एंड टीयर, यानी कि मंदिर में जो कुर्सियां हैं वो कैसी हैं, पुरानी हो गई, यानी कि यूज करते करते वो घिस गई हैं, पुरानी हो गई। देख के लग रहा है कि काफी दिनों से इनको यूज किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला हमारा इडियम है वंस इन अ ब्लू मून, और आई थिंक इट्स द लास्ट इडियम वी हैव। हमारा ये लास्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। आप बताइए, नीला चांद आपने कभी देखा है? ऑफ कोर्स नॉट, यानी कि इसका मतलब होता है कभी नहीं, नेवर, वंस इन अ ब्लू मून। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है देखेंगे, माई कजिन लिव्स इन अमेरिका फ्रॉम बर्थ, मेरा कजिन अमेरिका में जन्म से ही रहता है, एंड आई लिव इन इंडिया, और मैं भारत में रहता हूं। तो जब वो जन्म से इंडिया में अमेरिका में रहता है और मैं जन्म से कहाँ रहता हूँ, इंडिया में रहता हूं, सो वी मीट वंस इन अ ब्लू मून, इसलिए हम लोग मिलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल यानी हम लोग कभी नहीं मिलते हैं, बिकॉज वो कहीं और रहता है और मैं कहीं और रहता हूं। आगे बढ़ेंगे, एंड नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। तो देखिए मैंने कितना बड़ा आपको थैंक यू बोला है, एंड आई जस्ट होप कि आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी इंग्लिश के पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।